नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए इनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनजीर के अलावा इनके सलामती के मशीर रहमान मलिक भी इसमें शामिल थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि उस दिन कोई इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने जराये से इतना यकीन था कि वो खुद देर रात बेनजीर की इस्लामाबाद रहायशगाह पहुंचे थे। बीबीसी के इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे ओयन बिनेट जोन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जदोजहद में भुट्टो खानदान में लिखते हैं। यह सुनते ही बेनजीर भुट्टो को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं इन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने ताज से कहा, अगर आप इन खुदकश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनजीर ने कहा, आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनजीर जब जनरल ताज से मिल रही थी, इनके कातिल इनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। बिनेट जोन्स लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडल नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हुसैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत पार्क का मुआयना कर आए थे, जहां बेनजीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। उस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा यह था कि बेनजीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमिन होकर वापस आए और बलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हुसैन ने बलाल को मशवरा दिया कि वो ट्रेनर के जूते के बजाय कुछ और पहने, क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जिहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो इन्हें शुबे में पकड़ सकते हैं। बलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हुसैन बलाल को उस गेट तक ले गए जो इनके ख्याल में बेनजीर भुट्टो इस्तेमाल करने वाली थी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हिराल्ड मनियोस लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फहीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर्स के साथ अफगान सदर हामिद करजई से मिलने गई। करजई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। पहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गईं। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस की 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनजीर की कार में सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जवेदुर रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम, वस्त में बेनजीर और दाएं जानब बेनजीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थीं। 2:15 पर बेनजीर का
का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनजीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त बेनजीर खड़ी हुई और इनके लैंड क्रूजर की छत से इनका चेहरा जाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थीं और इनका सलाम कबूल कर रही थी और इनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आस्ता आस्ता चल रही थी। बेनजीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। हिराल्डो मन्योज अपनी किताब में लिखते हैं, 3:16 पर बेनजीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनजीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रही और इनका चेहरा स्कैब हेज के बाहर नजर आता रहा। इसके बाद बेनजीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर खत्म होते ही पूरा इलाका बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनजीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। इनकी कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि इनके हामियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनजीर खड़ी हो गईं और इनके इमरजेंसी हेज से इनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। बिनेट जॉन्स लिखते हैं, सुबह से इंतजार करने वाले बेलाल को महसूस हुआ कि इसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनजीर की गाड़ी के सामने गया और फिर इसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। इसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और बेनजीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ इसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनजीर स्कैब हेज के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकश बम भी फोड़ दिया। जबकि हिराल्डो मन्योज लिखते हैं, नाहिद खान जो बेनजीर के दाएं तरफ बैठी थीं, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज सुनी, बेनजीर नीचे गिरी और इनके सर का दायां हिस्सा इनकी गोद में गिरा। इनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था और इनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम जो बेनजीर के बाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनजीर गिरी तो इनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। इनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए इसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद इसने इसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार इसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनजीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नाहिद खान ने ओवन बैंड जॉन्स को बताया, हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनजीर को इस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर भुट्टो की तर्जमान शेरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनजीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। इनकी ना तो नब्ज चल रही थी और ना ही वो सांसें ले रही थी। इनकी आंखों की पतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी इनमें कोई हरकत नहीं थी। इनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर साइदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी इनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर इनके गले में एक ट्यूब डाली गई।
5:50 पर हस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनजीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दक खान ने इनका सीना चाक किया और इनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन इनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनजीर को मुर्दा करार दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजम कुरैशी और नर्सों ने इनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। इनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनजीर अस्पताल पहुंची तो इनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहां गया। इनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। डॉक्टर मुसद्दक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज से 3 बार पोस्टमार्टम की इजाजत तलब की, लेकिन उन्होंने 3 बार इसकी इजाजत नहीं दी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए फैसले का दिफा किया कि उन्हें बेनजीर के अहले खाना से इजाजत नहीं मिली है। जब अस्पताल के बाहर बेनजीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहां खड़े हजूम के मुंह से एक आह निकली। वो हैरान और गमजदा भी थे कि एक और भुट्टो ने पुरतशद्दद मौत को गले लगाया था। बेनजीर के वालिद जुल्फकार अली भुट्टो को फौजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। इनके एक भाई शाहनवाज की जहर की वजह से मौत हुई और दूसरे भाई मुर्तजा की गोली लगने से मौत हो गई। रात 10:35 पर बेनजीर की नैश को लकड़ी के ताबूत में रख कर करीबी चकलाला एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे इनकी मैयत इनके शौहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट पहले दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो इनसे भी बेनजीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाजत तलब की गई, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो को पुर्दे खाक किया गया। क्या बेनजीर को अपनी मौत का पहले से अंदाजा था? पाकिस्तान आने से पहले वो अमेरिका के शहर कोलोराडो में एस्पन जा रही थीं। त्यारे में अमेरिकी सफीर ज़ल्मे खलीलज़ादा और इनकी अहलिया भी इनके हमरा थे। त्यारे की मेजबान ने बेनजीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज़ खिलाने की पेशकश की। बेनजीर ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वजन कम कर रही हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा, चलो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।